हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास है क्या। C++ में जैसा कि हम जानते हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर इंक्लूड किया गया था दैट वाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो इसके प्रीवियस लैंग्वेज C में अवेलेबल नहीं था। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हम क्लास के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम खुद का अपना एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकें, यानी यह एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कंबाइन किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अब आप यह कह सकते हैं कि हमें क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत ही क्या थी। तो इसको समझने के लिए पहले अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रियल वर्ल्ड एंटिटी या रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। इसके पहले सी में जब हम काम करते थे तो हम प्रोसीजर पे फोकस करते थे, यानी फंक्शंस बनाने पे फोकस करते थे कि हमें कौन कौन से फंक्शंस बनाने हैं और उस फंक्शन में डेटा का क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो हुई हमें लगा कि हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज या उनके बिहेवियर्स होते हैं। जैसे अगर कोई हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ले, बुक है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, तो इन ऑब्जेक्ट का कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे अगर हम बुक की बात करें तो बुक में हो सकता है बुक का नेम हो, सब्जेक्ट हो, ऑथर नेम हो, पब्लिशर हो, प्राइस हो, नंबर ऑफ पेजेस हो। तो ये सब क्या है, बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स। और बुक पर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे अगर लाइब्रेरी में बुक है तो बुक इशू हो सकती है, बुक को रिटर्न किया जा सकता है। इस तरह हर ऑब्जेक्ट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन पर एसोसिएटेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं जिसे बिहेवियर कहते हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी में स्ट्रक्चर के थ्रू हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को तो कंबाइन कर लेते थे, लेकिन उस पर एसोसिएटेड ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाते थे। यानी स्ट्रक्चर में सिर्फ डेटा मेंबर्स होते थे, फंक्शंस नहीं होते थे। तो इसके लिए क्लास का यूज किया गया और क्लास में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसके डेटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस होते हैं। तो अगर क्लास डिक्लेरेशन की बात करें तो कई चीजें होती हैं क्लास में। जैसे पहला होता है डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स जो उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी क्लास में 0 या उससे ज्यादा डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। फिर दूसरा है मेंबर फंक्शंस। उस ऑब्जेक्ट पर जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं हमें, उसके लिए हम मेंबर फंक्शंस बनाते हैं और यह फंक्शन क्लास में डिफाइन करते हैं। तीसरा है प्रोग्राम एक्सेस लेवल। प्रोग्राम एक्सेस लेवल 3 तरह के होते हैं। ये होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इन तीनों के बीच डिफरेंस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम प्राइवेट और पब्लिक को कंपेयर करें, मान लो अगर हम मेरे पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक गार्डन है, तो मैं ऐसे ही किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी कि उसमें वो एंटर कर सके। हो सकता है मेरे घर के मेंबर्स उसको यूज कर सके, लेकिन मैं आउटसाइडर्स को ऐसे ही उसमें एंटर करने नहीं दूंगी। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक पार्क है, तो उसमें कोई भी पर्सन एंटर कर सकता है, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर क्लास के मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स हैं, तो उनको क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बीच का डिफरेंस आपको तब क्लियर होगा जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं, सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। फिर अगला है क्लास टैग नेम। टैग नेम क्या है? ये क्लास नेम को कहा जाता है। जैसे अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका कोई ना कोई नेम देते हैं, तो वह क्लास नेम या टैग नेम कहा जाता है। अब क्लास डेफिनेशन देखें तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? क्लास एक कीवर्ड है C++ में
और क्लास नेम एक आइडेंटिफायर है, तो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के रूल हमें फॉलो करने होंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 3 एक्सेस लेवल होते हैं, एक प्राइवेट होता है, दूसरा प्रोटेक्टेड होता है, तीसरा पब्लिक होता है। अभी हम लोग प्राइवेट प्रोटेक्टेड को छोड़ देते हैं। प्राइवेट में वेरिएबल्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स या फंक्शंस को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ पब्लिक वेरिएबल्स या फंक्शंस को क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल देखें क्लास का। जैसे मैंने यहाँ एक क्लास बनाया है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होंगे तो उस एम्प्लॉय का कोई नंबर होगा, उस एम्प्लॉय का नेम होगा, उस एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट नेम होगा, और इस पर हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे ऐड फंक्शन जो डिपार्टमेंट के डिटेल्स को ऐड करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा, डिलीट करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो ये सब मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हैं जो इस क्लास के मेंबर्स हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज बनाई है। फंक्शंस को नॉर्मली हम पब्लिक में रखते हैं क्योंकि ये ऐसे फंक्शंस हैं जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास के बाहर एक्सेस करूँ। प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं और ये हाइड रहते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से क्लास के मेंबर और फंक्शंस को प्राइवेट या पब्लिक पार्ट में रखा जा सकता है। फाइनली क्लास का डिक्लेरेशन क्लोज करके सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये क्लास हमारा डिफाइन हो गया। लेकिन इसके मेंबर फंक्शंस, जैसे यहाँ वो ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, डिस्प्ले लिखा है, तो यहाँ हमने फंक्शंस की सिर्फ प्रोटोटाइपिंग या डिक्लेरेशन किया है। लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन चाहे तो 2 जगह लिखी जा सकती है, एक आउटसाइड द क्लास और दूसरा है इनसाइड द क्लास। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम क्लास के अंदर ही इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ हम सेमीकोलन नहीं लगा के कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंक्शन की कोडिंग हम यहीं पर लिख सकते हैं क्लास के अंदर। लेकिन अगर हम क्लास के अंदर किसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो यह फंक्शन ऑटोमेटिकली इनलाइन फंक्शन बन जाता है। इनलाइन फंक्शन क्या है यह भी हमने देखा है और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर इनलाइन फंक्शन बन जाएगा तो इनलाइन फंक्शन के कुछ लिमिटेशंस भी थे, उन लिमिटेशंस को भी हमें फॉलो करना होगा। तो आप उस वीडियो में ये चेक कर सकते हैं कि अगर इनलाइन फंक्शन बनता है तो उस पर क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। अगर हम क्लास के बाहर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, क्लास के बाहर जाके ही किसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, तो क्लास को सिर्फ यहाँ डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अगर हम क्लास के बाहर जाके इसे डिफाइन करें तो इसको डिफाइन करने के लिए इस फंक्शन का हमें पूरा नाम बताना होगा। फुल नेम का मतलब क्या है? क्लास का नेम। ये कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कोलन। तो यह मेंबरशिप बताता है कि यह फंक्शन किसका मेंबर है। तो यह फंक्शन इस पर्टिकुलर क्लास का मेंबर है। तो क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन फंक्शन नेम लिखते हैं और फिर उसमें उस फंक्शन की हम कोडिंग कर सकते हैं। तो जो भी लिखना है यहाँ लिख के हम फंक्शन को कॉल क्लोज कर सकते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन जैसा ही है, लेकिन सिर्फ है यहाँ क्लास का नेम हमें बताना होगा कि इस फंक्शन में क्लास का नेम क्या है। तो जैसे यहाँ क्लास का नेम डिपार्टमेंट है और फंक्शन का नेम है ऐड फंक्शन। तो ये कंपाइलर को क्लियर करना होगा कि यह ऐड फंक्शन कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि यह डिपार्टमेंट क्लास का मेंबर है। अब ऑब्जेक्ट समझे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्लास तो हमने बना लिया, लेकिन उस क्लास के एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सपोज मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया, स्टूडेंट क्लास में मैं रोल नंबर और नेम एंटर करवा रही हूँ, लेकिन हर स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम अलग अलग होगा। तो हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। जैसे यहाँ ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं,
तीनों अपना अपना नेम और रोल नंबर बता रहे हैं और हर ऑब्जेक्ट अपनी सेपरेट कॉपी मेंटेन करेगा, हर ऑब्जेक्ट अपना रोल नंबर और नेम बताएगा। तो इस तरीके से क्लास हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जब उस क्लास को यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स बनाते कैसे हैं? तो क्लास को डिफाइन करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए क्लास का नेम और फिर ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं। जब क्लास बनाया जाता है तो उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। जैसे स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें तो उसके लिए कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होता है। मेमोरी स्पेस का एलोकेशन कब होता है? जब हम उस स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्या है? एक तरह से क्लास का इंस्टेंस है या उसका वेरिएबल है। तो हम जितने चाहे उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? क्लास नेम, जैसे क्लास हमने बनाया था डिपार्टमेंट और ऑब्जेक्ट नेम मैंने दे दिया अकाउंट्स। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्लास के बाहर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के फंक्शनैलिटी को या उस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन या कोई भी डेटा मेंबर का नेम जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नेम और देन डिस्प्ले फंक्शन एंड डिपार्टमेंट क्लास का मेंबर था जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट नेम और इसके बीच मेंबर के बीच डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? सपोज कोई क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन फंक्शंस के लिए हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग स्पेस एलोकेशन नहीं होता है। स्पेस एलोकेशन सिर्फ डेटा मेंबर्स के लिए होता है। जैसे यहाँ बुक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3। तीनों ऑब्जेक्ट है किसके? बुक क्लास के। अब बुक क्लास में 2 फंक्शन है, गेट डेटा एंड पुट डेटा। तीनों ऑब्जेक्ट इस फंक्शन की, इन फंक्शंस की सेम कॉपी को शेयर कर रहा है। यानी जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो उस फंक्शन के लिए कोई स्पेस एलोकेट हो जाता है और हर ऑब्जेक्ट, क्लास के हर ऑब्जेक्ट उन्हीं फंक्शन की कॉपी शेयर करते हैं, सेपरेट कॉपी मेंटेन नहीं करते हैं फंक्शंस की। लेकिन डेटा के लिए, डेटा मेंबर्स के लिए ये सेपरेट कॉपी मेंटेन करते हैं। जैसे बुक 1 का टाइटल अलग हो सकता है, प्राइस इसकी अपनी हो सकती है। बुक 2 की टाइटल और प्राइस ये अलग अलग हो सकती है, बुक 3 के टाइटल और प्राइस अलग हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने पर उसके डेटा मेंबर्स के लिए स्पेस एलोकेट होता है, जबकि फंक्शंस के लिए स्पेस एलोकेशन तब होता है जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है। यहाँ मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया है जिसमें कुछ प्राइवेट मेंबर्स रखे हैं और कुछ पब्लिक मेंबर्स रखे हैं। प्राइवेट मेंबर्स कौन कौन से हैं? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। मार्क्स यहाँ एरे है क्योंकि मैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर कराना चाहती हूँ। 2 फंक्शंस बनाए हैं पब्लिक पार्ट में, वह है एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। एक्सेप्ट फंक्शन स्टूडेंट के डिटेल को रीड करेगा और डिस्प्ले फंक्शन उसके डिटेल को प्रिंट करेगा। तो ये हमारा क्लास डिक्लेरेशन हो गया। क्लास डिक्लेयर करने के बाद यह ध्यान रखना है सेमीकोलन से उसका डिक्लेरेशन क्लोज करते हैं। अब हम फंक्शन के डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं, तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर आके भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली आप कोशिश करें कि फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर ही लिखें। तो क्लास के बाहर लिखते समय सिंपल जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होता है ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि यह फंक्शन स्टूडेंट क्लास का मेंबर है। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेंबरशिप बताता है। एक्सेप्ट फंक्शन में देखें हम तो हमने क्या क्या एंटर कराया है? रोल नंबर। अब रोल नंबर, नेम या मार्क्स ये तीनों इसी क्लास के मेंबर हैं,
ठीक है। एक्सेप्ट फंक्शन भी इसी क्लास का मेंबर है, रोल नंबर नेम मार्क्स भी इसी क्लास का मेंबर है। तो क्लास के मेंबर आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर हम रोल नंबर नेम और मार्क्स को रीड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्ले फंक्शन में हम वापस डिस्प्ले कर रहे हैं क्या क्या, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। तो डिस्प्ले फंक्शन भी क्योंकि स्टूडेंट क्लास का मेंबर है तो ये एक्सेस कर सकता है अपने प्राइवेट मेंबर्स को, तो ये यहाँ डिस्प्ले कर रहा है रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। अब हम अपना मेन देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें मेन की साइज बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ देखें मेन में तो एक मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है स्टूडेंट क्लास का, ऑब्जेक्ट नेम है एस डॉट एक्सेप्ट फंक्शन, यानी ये एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा और स्टूडेंट्स के डिटेल को रीड करेगा। फिर है एस डॉट डिस्प्ले फंक्शन जो स्टूडेंट के डिटेल को प्रिंट कराएगा। तो इसे हम कंपाइल कर लें। वन एरर अनडिफाइंड सिंबल आई, ओके। क्लास के फंक्शंस के अंदर भी अगर हमें जरूरत है तो हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ हम डालें रोल नंबर नेम, सपोज राम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट 476। अब ये डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स के डिटेल को प्रिंट कर रहा है, रोल नंबर नेम एंड पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ये प्रिंट करवा रहा है। तो इस तरीके से क्लास के पब्लिक मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर मैं मेन के अंदर कॉल करना चाहूँ किसी प्राइवेट मेंबर को, मैं डिस्प्ले करना चाहूँ काउट एस डॉट नेम, ठीक है। अब s डॉट नेम ऑब्जेक्ट के थ्रू नॉर्मली क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ नेम क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कंपाइल करें तो क्या होगा। कंपाइलर ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेम इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों नॉट एक्सेसिबल है, क्योंकि नेम क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो इस तरीके से क्लास के बाहर हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक्सेप्ट या डिस्प्ले फंक्शन को भी हम प्राइवेट बना दें, ठीक है, अगर ये हम पब्लिक हटा दें, पब्लिक हटा दिए तो ये प्राइवेट मेंबर्स ही बन जाएंगे। कंपाइल, अब ये देखें एरर दे रहा है, ये फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है। रीजन यही है कि क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। एक चीज और है, यहाँ मैं वापस पब्लिक लिख दूं। क्या, एक चीज और है कि अगर ये प्राइवेट हम नहीं भी लिखें तब भी बाय डिफॉल्ट ये मेंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइवेट। प्राइवेट डिफॉल्ट एक्सेस लेवल स्पेसिफायर है, तो अगर हम प्राइवेट नहीं भी लिखते हैं तब भी ये मेंबर्स प्राइवेट कहलाएंगे जिनके लिए कोई भी लेवल स्पेसिफाई नहीं किया गया है। वापस हम डालें वन, कुछ भी नाम डाल दें। तो ये देख सकते हैं आप, तब भी ये प्राइवेट मेंबर का काम कर रहा है। अगर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। S1 S2 दो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब यहाँ S1 डॉट एक्सेप्ट फंक्शन एंड S2 डॉट एक्सेप्ट फंक्शन, फिर S1 डॉट डिस्प्ले फर्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा एंड S2 डॉट डिस्प्ले सेकेंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। पहला डाल रही हूं मैं मार्क्स,
सेकेंड स्टूडेंट का डिटेल 2, तो ये देख सकते हैं दोनों स्टूडेंट्स के डिटेल को ये प्रिंट कर रहा है। इस तरह से किसी एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट हम चाहें तो मेन के बाहर भी दे सकते हैं। अगर इसका हम ग्लोबल स्कोप क्रिएट करना चाहें तो इसको हम मेन के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन के अंदर कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेन के लिए लोकल है, जिस तरीके से हमने नॉर्मल वेरिएबल का स्कोप पढ़ा था। तो इस तरीके से क्लास बनाया जा सकता है, उसके फंक्शंस को डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और है, अगर मैं इस क्लास को यही डिफाइन कर दूं तब क्या होगा। सपोज इसकी कोडिंग में यही चाह रही हूं कि मैं लिख दूं, ठीक है, ये Alt E कट एंड मैं यही कोड यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। तो ये फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइन हो गया। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्या ये चलेगा? फाइल को सेव कर लें, कंपाइल करें। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है? फंक्शन कंटेनिंग फॉर आर नॉट एक्सपैंडेड इन लाइन। क्योंकि यह क्लास के अंदर डिफाइन किया गया तो एक्सेप्ट फंक्शन क्या बन गया? इनलाइन फंक्शन। और इनलाइन फंक्शन में हम फॉर लूप या स्विच स्टेटमेंट या इस तरह के और जो भी लिमिटेशंस है उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट फंक्शन क्योंकि क्लास के अंदर लिखा गया, ये ऑटोमेटिकली इनलाइन बन गया। यहाँ इनलाइन कीवर्ड की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनलाइन फंक्शन में हम फिर फॉर लूप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये एरर देगा। तो नॉर्मली आप कोशिश करें कि अगर कोई फंक्शन है तो उसको क्लास में सिर्फ डिक्लेयर करें, उसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर आके दें, ठीक है। तो आज ये क्लास समझ में आया आपको? तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।